हरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी ग्रामीण विकास वाली वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट वाले पार्ट को कवर कर रहे थे। हमने 2 क्लास सोशल ऑडिट की कवर कर ली है। आज हमारा सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण की तीसरी क्लास है और आज हमारा सामाजिक अंकेक्षण का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप सामाजिक अंकेक्षण के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हम सामाजिक अंकेक्षण की क्लास। कल हमने धारा नंबर 9 तक पढ़ लिया था जिसमें हमने देखा था ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण कैसे करती है। आज हम देखेंगे धारा नंबर 10 जिसमें बोला गया क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। कल हमने धारा 9 तक कवर किया था, ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण तक। धारा 10 आज पढ़ेंगे क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। तो क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक क्या होती है? सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि क्या होता है कि जो जनपद पंचायत होती है यानी एक ब्लॉक को 4 से 6 क्लस्टर में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक में 40 ग्राम पंचायत आ रही है एक एग्जांपल के तौर पर, तो उसको 4 क्लस्टर में बांटना है तो हर क्लस्टर में 10-10 ग्राम पंचायत में बांट दिया जाता है। तो अब जो ये बैठक हो रही है क्योंकि सामाजिक अंकेक्षण होता है वो पूरे क्लस्टर में एक साथ होता है। एक क्लस्टर में जितनी भी ग्राम पंचायत आती है उसमें एक साथ सामाजिक अंकेक्षण होता है, हमने पिछली क्लासों में देखा हुआ है। अब एक क्लस्टर में जब सामाजिक अंकेक्षण सभी ग्राम पंचायतों में हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो जिला कार्यक्रम समन्वयक /CEO जिला पंचायत के द्वारा, जिला कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। और या CEO जिला पंचायत के द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि यानी जो सरपंच पंच ये सब होते हैं, जनप्रतिनिधि, संबंधित पदाधिकारी जो मनरेगा योजना से रिलेटेड है, स्वतंत्र पर्यवेक्षक जिसको नोडल ऑफिसर बना के भेजा था कलेक्टर ने, और मीडिया को आमंत्रित किया जाएगा किसके लिए? क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक के लिए। किसको किसको? मजदूरों के प्रतिनिधियों को जो मजदूरों के नेता रहते हैं, जनप्रतिनिधियों को यानी पंच सरपंच ये सब, संबंधित पदाधिकारी जो भी मनरेगा योजना से रिलेटेड अधिकारी हैं, स्वतंत्र पर्यवेक्षक यानी नोडल ऑफिसर, और मीडिया को आमंत्रित किया जाता है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक के लिए। कौन आमंत्रित करता है? जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी जिला कलेक्टर या CEO जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को होता है वो। अब देखते हैं कि जो क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी जिला कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर श्रेणी से निम्न का ना हो, यानी डिप्टी कलेक्टर श्रेणी से ऊंचे वर्ग के ही व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्षता कर सकते हैं। मिनिमम डिप्टी कलेक्टर श्रेणी, क्लियर है? उससे नीचे डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से ग्रेड से नीचे के अधिकारी यहाँ पे अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? या तो जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी कलेक्टर करेगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर श्रेणी से नीचे का ना हो। क्लियर है? तो इनके द्वारा इस क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अब इस बैठक में क्या क्या चीजें होगी वो देख लेते हैं। पहला, पिछले सामाजिक अंकेक्षण के बाद की गई कार्यवाही पढ़कर सुनाई जाएगी। यानी जो पिछला सामाजिक अंकेक्षण हुआ था उस सामाजिक अंकेक्षण के बाद जो अधिकारी वहां पर जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई होगी वो सब, यहाँ इस सामाजिक अंकेक्षण की बात नहीं हो रही, पिछले सामाजिक अंकेक्षण, जो भी पिछला सामाजिक अंकेक्षण हुआ था उसके सामाजिक अंकेक्षण के बाद कार्रवाई भी की जाती है। अगर कुछ भ्रष्टाचार पाया जाता है या कुछ अनियमितता पाई जाती है तो जो भी कार्रवाई की गई होगी वो यहाँ पर जिला कार्यक्रम समन्वयक या जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो भी है वो यहाँ पर पढ़कर सुनाएगा उसको। सेकंड पॉइंट, वर्तमान सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों को ग्राम पंचायतवार सामाजिक अंकेक्षण दल के किसी सदस्य द्वारा पढ़ा जाएगा। जो वर्तमान में सामाजिक अंकेक्षण किया गया है उसके जो भी निष्कर्ष निकाले गए होंगे उन निष्कर्षों को ग्राम पंचायत, जिन भी ग्राम पंचायत का नाम लिया जाएगा तो उस ग्राम पंचायत में जो भी सामाजिक अंकेक्षण दल गया होगा वहां पे सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए, उनके कोई भी सदस्य द्वारा ये पढ़कर सुनाया जाएगा जो भी निष्कर्ष है। जो सामाजिक अंकेक्षण दल हमने पढ़ा था वहां पर जिसमें ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक शामिल होते हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण दल के कई प्रभारी शामिल होते हैं, हमने पिछले क्लासों में देखा हुआ है। अगला पॉइंट, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विचलन में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति आदेश पारित करेगा।
यानी विचलन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सामाजिक अंकेक्षण दल है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ग्राम सभा में सभी चीजों को पढ़कर बताया जाएगा रिपोर्ट को। अगर ग्राम सभा उसमें उस किसी भी पॉइंट में आपत्ति कोई व्यक्ति दर्ज करता है ग्राम सभा का, तो पुनः उसको जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक रहेगा उसको पुनः वहां पर विचार करने के लिए बोलेगा और पुनः सभी जितने भी डॉक्यूमेंट है फिर से उसको प्रकट करने के लिए बोला जाता है। ये सब मैंने पिछली क्लास में बताया है। और वही सी चीज जो पुनः पर्यवेक्षण वहां पर हुआ, यानी जिस बात पर भी प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी उसके बाद ग्राम सभा ने क्या डिसीजन लिया है उसको यहाँ पर अध्यक्षता कर जो सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहा है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि ये विषय पर प्रॉब्लम उत्पन्न हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से ये पुनः निरीक्षण करवाया है और पुनः निरीक्षण करने के बाद ये हमारी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर वो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अब जो अध्यक्षता कर रहा है जो व्यक्ति अधिकारी वो तय करेगा कि उसको क्या उस रिपोर्ट के ऊपर क्या आदेश पारित करना है। ठीक है, तो वो आदेश यहाँ पर जो भी उस रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई भी होनी है वो भी आदेश कौन पारित करेगा, यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण दल के जो अध्यक्षता करने वाला जो सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है उस पर जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है वो अपना आदेश पारित करेगा कि इसमें कोई कार्रवाई करनी है कि नहीं, आगे उसको मतलब उस फाइल को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो आदेश कौन देगा, जो अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति वो देगा। अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहा व्यक्ति उसको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उससे जो संबंधित शासकीय पदाधिकारी उससे मेरे को बात करनी चाहिए और उससे जानकारी लेनी चाहिए कि ऐसा अगर अनियमितता आई तो क्यों आई, या इस पैसे का इस जगह उपयोग होना था नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर जो है संबंधित शासकीय पदाधिकारी को बुलाया जाएगा और उससे प्रत्युत्तर लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पदाधिकारी भी उपस्थित रहेगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कौन कौन मीटिंग के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जनप्रतिनिधि, शासकीय पदाधिकारी, ये सब आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो शासकीय पदाधिकारी उससे उत्तर मांगा जाएगा और उसके उत्तर में अगर ये संतुष्ट होता है तो उसके खिलाफ आदेश पारित नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं होता तो उसके खिलाफ आदेश पारित कर सकता है। अगला पॉइंट, निष्कर्षों को सुनने के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो तो कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट, यदि पदाधिकारी द्वारा निधि का दुरुपयोग पाया गया तो वे निकासी बैठक में उसका पुनः भुगतान कर सकेंगे। यानी जितना भी पैसे का घपला पाया जाता है यहाँ पर, वहां पर उसको बोला जाएगा कि अब जितने इतना पैसे की जो है घपला हुआ है आप इस पैसे को वापस लौटाएं। तो ये यहाँ पर इस मीटिंग में लौटा सकता है वो वापस, जो अधिकारी है जिसने घपला किया है। अगला पॉइंट, निष्कर्षों व आदेशों को 3 दिन के भीतर जिला कार्यक्रम समन्वयक या आयुक्त मनरेगा योजना को भेजा जाएगा। यानी इस मीटिंग के बाद जो भी निष्कर्ष होंगे, जो भी आदेश पारित किया गया होगा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के द्वारा, तो 3 दिन के भीतर वो आदेश और उस निष्कर्षों की कॉपी किसको भेज दी जाएगी, जिला कार्यक्रम समन्वयक और आयुक्त जो मनरेगा योजना के अंतर्गत है उसको। अगर क्योंकि देखिए जिला कार्यक्रम समन्वयक को तब भेजा जाएगा जब अध्यक्षता जिला कार्यक्रम समन्वयक नहीं कर रहा होगा, उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति कर रहा होगा। अगर जिला कार्यक्रम समन्वयक की अध्यक्षता कर रहे हैं यानी जिला कलेक्टर ही अध्यक्षता कर रहे हैं इस क्लस्टर स्तरीय बैठक की, तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी, आयुक्त मनरेगा योजना को। क्लियर है। लेकिन जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी भेजी जाएगी, साथ ही साथ आयुक्त मनरेगा योजना को भी भेजी जाएगी। क्लियर है। तो ये है आपका पूरा धारा नंबर 10। अब हम बढ़ते हैं धारा नंबर 11, अनुवर्ती कार्यवाही। अनुवर्ती कार्यवाही का मतलब ये है कि अब जो व्यक्ति सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाया जाता है कि उसने किसी चीज का दुरुपयोग किया है या उसने जो नियम है मनरेगा योजना का उसका उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी वो धारा नंबर 11 में बताया गया, जिसको बोला गया अनुवर्ती कार्यवाही। तो यहाँ पर क्या है, इस अनुवर्ती कार्यवाही को करने का उत्तरदायित्व किसके पास है, जिला कार्यक्रम समन्वयक और आयुक्त के पास। यानी सजा देने का जो पावर है वो किसके पास है, जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी जिला कलेक्टर के पास और आयुक्त मनरेगा योजना के पास ये पावर है। अगला पॉइंट, मनरेगा योजना का उल्लंघन होने पर मनरेगा योजना की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज होगी। सबसे पहले अगर किसी ने मनरेगा योजना का उल्लंघन किया है, सामाजिक अंकेक्षण पाया जाता है कि फलाना व्यक्ति ने मनरेगा योजना का उल्लंघन किया, तो उसके लिए मनरेगा योजना की धारा 19 के तहत उसके खिलाफ पहले शिकायत दर्ज की जाएगी। अगला पॉइंट, निकासी बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर दोषी व्यक्तियों पर
कार्यवाही शुरू करने का दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का होगा। यानी जैसे ही क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक खत्म होती है उसके 15 दिन के भीतर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई को चालू करने की पावर किसके पास है? जिला कार्यक्रम समन्वयक यानी जिला कलेक्टर के पास। क्लियर है? तो निकासी बैठक की तारीख से 15 दिन के भीतर दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही शुरू करने का दायित्व जिला कार्यक्रम समन्वयक का होगा यानी जिला कलेक्टर का होगा। अगला पॉइंट, वसूल की गई राशि वसूल करने की तारीख से 7 दिन के भीतर संबंधित मजदूरों को लौटाई जाएगी। मान लीजिए जो राशि का घपला हुआ है वो किसी मजदूरों को उनके वेतन से काट कर राशि का घपला हुआ है। मान लीजिए कोई राशि का घपला किया गया है, वो मजदूरों को वो राशि मिलनी थी, वो राशि का घपला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मजदूरों को 7 दिन के भीतर वो राशि लौटाई जाएगी। ठीक है, तो वसूल की गई राशि वसूल करने की तारीख से 7 दिन के भीतर संबंधित मजदूरों को लौटाई जाएगी। अगर वो जो पैसे का घपला हुआ है वो मजदूरों से संबंधित है तो मजदूरों को लौटाई जाएगी, जिसके लिए भी जिसको पैसा जिस मजदूर को मिलना था उसको दे दी जाएगी। अगला पॉइंट, यदि कोई राशि का गबन पाया जाता है यानी कोई राशि को घपला किया है या यानी दबा लिया उस पैसे को और राशि का पुनः भुगतान करने में वो विफल रहता है तो उसके विरुद्ध राजस्व वसूली अधिनियम 1958 के अनुसार राशि वसूल की जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति या जो अधिकारी है मनरेगा योजना का वही पैसा गबन कर गया, जितना पैसा इशू किया गया था उसमें से किसी पैसे को अगर वो दबा लिया, गबन कर लिया है या दुरुपयोग कर लिया है तो उसको राशि को लौटाने बोलेंगे। ये एक समय सीमा देंगे कि ये राशि को लौटा दो। अगर वो राशि को लौटाने में असफल हो जाता है तो उसके खिलाफ राजस्व वसूली अधिनियम 1958 के अनुसार राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी और निकासी बैठक की तारीख से 6 माह के भीतर ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, यानी क्लस्टर स्तरीय बैठक जिस तारीख को है उससे 6 माह के भीतर उस व्यक्ति से उसकी राशि वसूल कर ली जाएगी। क्लियर है? अगला पॉइंट धारा 12 है, यहाँ पर धारा 11 यहाँ पे खत्म होता है अनुवर्ती कार्रवाई। धारा 12 है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यहाँ पर बताई गई है कि प्रशासनिक अधिकारी सामाजिक अंकेक्षण के लिए क्या करवाएंगे वहां पर। ठीक है, मतलब वो सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए क्या क्या व्यवस्था प्रशासन कराएगा वो बताया गया इसमें। जो हमने पढ़ा भी है कि जो जनपद पंचायत का सीईओ होगा वो बैठक बुलाएगा, उसके बाद वो 7 दिन पहले या 15 दिन पहले जो भी काम उसको करना है, जिसको लेटर भेजना वो भेजेगा, वो सब जो हमने पहले पढ़ा है वो भी इसमें फिर से बताएंगे। तो प्रशासन स्तर के काम है वो पेपर में हमसे नहीं पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है धारा 13 सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए आचार संहिता। यानी जो सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए आएंगे उनके लिए आचार संहिता यहाँ पर बताई गई है। तो ये भी हमारे पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ 2-3 पॉइंट ही है उसमें क्या क्या आचार संहिता है। जैसे कि जो सामाजिक अंकेक्षण दल आएगा उसका कोई भी व्यक्ति मदिरापान यानी शराब का सेवन नहीं करेगा। सेकंड पॉइंट, उनको जाके शासकीय भवन पे ही रुकना है, जहां पर उनको रुकने बोलेंगे, किसी के घर में जाकर नहीं रुकना है। तीसरा पॉइंट, किसी से पैसे नहीं लेने हैं, जिसके यहाँ मनरेगा के लिए मतलब सामाजिक अंकेक्षण करने जा रहे हैं और उसमें घपला पा रहे हैं तो वो खुद ही रिश्वत ना ले वो उनको नहीं लेना है। ये सब उनकी आचार संहिता में है। तो ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी 3 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि मदिरापान नहीं करना है, इनको शासकीय भवन में ही रुकना है और रिश्वत नहीं लेना है, किसी से भी पैसे का लेन देन नहीं करना है। अगला है धारा 14, एक इंपॉर्टेंट धारा है समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि सामाजिक अंकेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रत्येक 6 माह में एक बार होती है। यानी साल में कितनी बार सामाजिक अंकेक्षण होता है? 2 बार होता है। ठीक है, जो कौन कर रहा है? सामाजिक अंकेक्षण दल के द्वारा किया जा रहा है, फिर ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, फिर क्लस्टर स्तरीय बैठक हो रही है। ये कितनी बार हो रही है? साल में 2 बार हो रही है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कभी लगता है मजदूरों को कि हमको सामाजिक अंकेक्षण करना चाहिए, स्वयं में करना चाहिए, वो तो 6 महीने में एक बार होगा, हमको हर महीने करना चाहिए, तो उसके लिए भी प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो वही बोला गया समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण। वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और ये पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में कितनी बार किया जाता है? तो 6 महीने में एक बार होता है, तो वर्ष में 2 बार हुआ, तो वर्ष में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण होता है। अगला पॉइंट, प्राथमिक हित धारकों द्वारा मांग के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है। कौन प्राथमिक हित धारक कौन होगा? मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूर ही होंगे, क्योंकि मनरेगा योजना का लाभ वही ले रहे हैं, कुशल श्रमिक जो है। तो प्राथमिक हित धारकों द्वारा मांग के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है।
गांव के मजदूर व ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक अपने स्वयं के द्वारा माह में एक बार समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? जो मजदूर कर सकते हैं, और मजदूरों के साथ कौन मिलेगा? जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक होता है, जो कि मनरेगा योजना के अंतर्गत पात्रधारी परिवार का ही 18 से 25 वर्ष की आयु का सदस्य होता है, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है सामाजिक अंकेक्षण करने की। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जो ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक होता है, उसके साथ मिलकर गांव के मजदूर जो है अपने ही क्षेत्र में सामाजिक अंकेक्षण स्वयं भी कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? प्रत्येक माह में एक बार, यानी हर महीने में एक बार कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट, शासकीय एजेंसी अनुरोध पर अभिलेख उपलब्ध कराएगी। अब इनको सामाजिक अंकेक्षण करना है तो ये अपने अभिलेख दस्तावेज तो मांगेंगे, दस्तावेज को ही देखते तो सामाजिक अंकेक्षण होगा। तो ये दस्तावेज की मांग शासकीय एजेंसी से कभी भी कर सकते हैं और वो उनको उपलब्ध कराएंगे इनको सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए। अगला पॉइंट, क्रियान्वयन एजेंसी जवाब देगी। अगर ये किसी पदाधिकारियों से, जो मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिकारी, उनसे जवाब लेना चाहते हैं कि ये पैसे का कहां कहां उपयोग हुआ है और इसके अभिलेख देखकर कुछ जवाब पूछना चाहते हैं, तो ये एजेंसी उनको जवाब देगी। एजेंसी का मतलब जो भी शासकीय अधिकारी जो इस योजना के अंतर्गत काम करें, या ठेकेदार जिनको मनरेगा योजना के अंतर्गत ठेका दिया गया है, वो सब यहाँ पर अगर ये जवाब चाहेंगे तो इनको देंगे। अगला पॉइंट, रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत होगी। यानी जब ये अपना सामाजिक अंकेक्षण कर लेंगे, जो भी करना चाह रहे हैं मजदूर और ये ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, अपना सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद रिपोर्ट कहां देंगे? ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगला पॉइंट, ब्लॉक स्तर पर मासिक ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक की बैठक होगी। जितने भी ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक होंगे, जो एक ब्लॉक जनपद के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक होंगे, उनकी मासिक बैठक कहाँ होगी? जनपद पंचायत में होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक के द्वारा और मजदूरों द्वारा किसी ग्राम में सामाजिक अंकेक्षण किया गया होगा, तो इस मासिक बैठक में वो बताएगा कि हमने इस महीने में हमारे यहाँ ये सामाजिक अंकेक्षण किया है, और उसकी पूरी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? ब्लॉक स्तर पर या ब्लॉक स्तर यानी जनपद पंचायत स्तर के जो सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उसके सामने इस पूरे रिपोर्ट की निष्कर्षों को यहाँ पे उसको बताएगा सीईओ जनपद पंचायत को। और सीईओ जनपद पंचायत कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पावर सीईओ जनपद पंचायत को दी गई है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं इनकी रिपोर्ट के आधार पर। क्लियर है? तो सामाजिक अंकेक्षण देखिए यहाँ पर कौन कौन कर रहा है। यहाँ पर पूरी प्रक्रिया से हम देख रहे हैं जो 6 महीने में होती है, और प्रत्येक महीने बोलेंगे सामाजिक अंकेक्षण करना हो तो जो हमारा ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक होता है और जो मजदूर होते हैं वो मिलकर प्रत्येक माह सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। सामाजिक अंकेक्षण करने के बाद रिपोर्ट किसको देंगे? ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेंगे। ग्राम सभा से वो फाइनल होकर रिपोर्ट का जो मासिक बैठक होती है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक की ब्लॉक स्तर पर, वहां पर वो जो जनपद पंचायत का सीईओ होगा उसके सामने वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, और सीईओ जनपद पंचायत कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो कर सकता है। अगला पॉइंट, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक को छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो सामाजिक अंकेक्षण निधि से भोजन भत्ता और पारिश्रमिक का भुगतान करेगा। अब जो ये ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक का फ्री में तो काम नहीं करेगा, इसको जो हमारा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई है, जो टॉप लेवल है सामाजिक अंकेक्षण का, जो हमने उसका लेवल पढ़ा था, जो सबसे ऊपर लेवल में जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। तो छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई जो सामाजिक अंकेक्षण की जो निधि है, यानी सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए जितने पैसे का बजट होता है उसी में से पारिश्रमिक देंगे, और जो उनका जो भोजन भत्ता होगा वो भी देंगे किसको? ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक को। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं धारा नंबर 15, और ये आखिरी धारा इसकी, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट, यानी सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए क्या बजट रखा गया है। तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार है वो मनरेगा योजना के लिए जितना भी बजट तय करती है उसका 6% बजट प्रशासनिक व्यय के लिए होता है। फिर से बोलो, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए बजट धारा 15 में बताया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा योजना के लिए जितना भी बजट रखती है, जैसे इस साल 73,000 करोड़ रुपए रखी, तो उसका जो 6% होगा वो किसके लिए होगा? प्रशासनिक व्यय के लिए होगा। तो उस 6% का 0.5 से 1% बजट सामाजिक अंकेक्षण निधि होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया सामाजिक अंकेक्षण निधि। तो उस मान लीजिए यहाँ पर
जो है 100 रुपए आ रहा है सामाजिक अंकेक्षण का। छह जो मनरेगा योजना का जो प्रशासनिक में 6% है, मान लेते हैं वो 100 रुपए है। ठीक है, अब इस 100 रुपए का जो 0.5% होगा वही आपका होगा किसका बजट? सामाजिक अंकेक्षण निधि का बजट। क्लियर है? 0.5 से 1% तो मैंने 0.5 लेके बताया। अगर मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक अंकेक्षण के लिए बजट कितना रखा जाता है, तो उसमें अगर ऑप्शन दिया 0.5%, 1% या 2%, तो आपका आंसर 0.5% लेना है। 0.5 से 1% जाता है क्योंकि, लेकिन स्पेशली पूछा जाए, केवल एक ही डेटा पूछा जाए, ऐसा नहीं रहे कि 0.5 से 1%, 1 से 2%, ऐसे ऑप्शन नहीं रहे और 0.5, 1, 2, 3 ऐसे आंसर रहे, तो आपका आंसर 0.5% आपको लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण निधि कितनी होती है? जो मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय जितना होता है उसका 0.5 से 1%, एक आंसर पूछा जाए तो 0.5%। ठीक है, और ये सामाजिक अंकेक्षण निधि को रिलीज कौन करता है? मनरेगा योजना के अंतर्गत जो आयुक्त होता है वही सामाजिक अंकेक्षण निधि को रिलीज करते हैं, यानी जो भी व्यय करना है वो आयुक्त साइन करेगा, तब सामाजिक अंकेक्षण निधि के तहत जो पैसा है वो इनको पारिश्रमिक के रूप में दिया जाएगा, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक को और जो सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य रहते हैं उनको। ये सब जो है ये आयुक्त मनरेगा पैसा रिलीज करता है तब उनको मिलता है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा पूरा सामाजिक अंकेक्षण का पार्ट कवर हो चुका है। आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा सामाजिक अंकेक्षण से के पेपर में आया हुआ जो आपसे ना बने। ठीक, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन इससे अलग सामाजिक अंकेक्षण से आपसे पूछा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमने पूरे पॉइंट को कवर कर लिया है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।